सोडे 266 लड़की ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और एक मध्यम आयु के आदमी की ओर लहराई जो उसकी ओर चल रहा था। तुम, हाँ तुम, एक पल के लिए यहां आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चश्मा पहने मध्यम आयु के आदमी थोड़ा उलझन में था। हालांकि यह देखकर कि देर हो चुकी थी और दूसरा पक्ष एक बच्चा था, वह चिंता के भाव के साथ उसके पास गया। छोटी लड़की, क्या तुम खो गई हो? लड़की ने सिर हिलाया और फोटो में व्यक्ति की ओर इशारा किया। क्या तुमने इस फोटो में लड़के को देखा है? अगर विहान यहां होता तो वह निश्चित रूप से महसूस करता कि फोटो में युवक वह खुद था। मध्यम आयु के आदमी ने फोटो पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। मुझे खेद है, मैं यहां का स्थानीय नहीं हूं, इसीलिए आपको किसी और से पूछना होगा। लड़की का चेहरा थोड़ा निराश दिख रहा था, लेकिन अचानक उसने कुछ महसूस किया और तुरंत गायब हो गई। मध्यम आयु के आदमी को पीछे छोड़कर उसे केवल एक हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन लड़की का कोई निशान नहीं था, यहां तक कि उसकी छाया भी नहीं। मध्यम आयु के आदमी ने अपने चश्मे उतारे और अपनी आंखें मली। क्या वह एक भ्रम था? ऐसा लगता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक ओवरटाइम किया है। अगली सुबह विहान ने अपनी आंखें खोली और अनजाने में जिया चौहान को गले लगाना चाहा, लेकिन अचानक महसूस किया कि उसके पास कोई नहीं था। उसने अपने कपड़े पहने और अपने आप को धोया। जब वह नीचे गया तो उसने देखा कि जिया चौहान और प्रिया पहले से ही नाश्ता कर रहे थे। प्रिया ने विहान पर एक नजर डाली और कहा, तुम्हें सोना आता है, लगभग 9 बज गए हैं। तुम सामान्यतः इतनी जल्दी उठते हो, लेकिन कल रात तुम एक सुअर की तरह सोए। भूल जाओ, हमें आज अंतिम तैयारी करनी है। विराट ओबेरॉय और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत महत्व देते हैं, यह देखकर कि हमने इतनी मेहनत की है। क्या तुम, बड़े बॉस, हमें एक बड़ा साल के अंत का बोनस नहीं देना चाहिए? प्रिया ने मजाक में कहा। विहान ने सिर हिलाया। बेशक, मैं तुम्हें पूरा हेवनली जस्टिस ग्रुप दे सकता हूं। प्रिया ने विहान पर एक नजर डाली, अपना बैग पकड़ा और जाने के लिए मुड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। यह कहकर प्रिया विला से गायब हो गई, जिया चौहान को पीछे छोड़कर। विहान ने जिया चौहान के पास की कुर्सी खींची और पूछा, क्या तुम्हें मुझे अब नहीं बताना चाहिए कि क्या हुआ? आखिरकार कल तुमने कहा था कि तुम मेरी महिला हो। जिया चौहान शर्मा गई, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, विहान का फोन वाइब्रेट हुआ। यह एक टेक्स्ट संदेश था जिसमें लिखा था, मिस्टर विहान, हमें खबर मिली है कि सोलंकी परिवार जियांगनान प्रांत लौट रहा है। विहान संदेश देखकर स्तब्ध रह गया। फिर उसने जिया चौहान को देखा और कहा, यह सोलंकी परिवार की वापसी से संबंधित है ना? जिया चौहान स्तब्ध थी। उसने नहीं सोचा था कि विहान को इसके बारे में पता चल जाएगा। तुम तरुण सोलंकी के साथ अपनी सगाई के बारे में चिंतित हो, है ना? विहान ने शांत से जारी रखा। कुछ सेकंड बाद जिया चौहान ने कहा, विहान, कल तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। हालांकि मैं आशा करती हूं कि तुम सोलंकी परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। इस बार न केवल सोलंकी परिवार लौट रहा है, बल्कि कुनलुन पर्वतों से एक विशेषज्ञ भी आया है। जब विहान ने यह सुना तो उसकी आंखें संकुचित हो गईं। आह, तो यही कारण था कि सोलंकी परिवार इतना आत्मविश्वासी था। अगर उसका अनुमान सही था, तो कुनलुन पर्वतों का यह विशेषज्ञ बहुत संभावना है कि वह उसके जैसा ही हो, एक साधक। वह शायद कुनलुन पर्वतों से निष्कासित किया गया कोई व्यक्ति भी हो सकता है। फिर भी वह डरता नहीं था। विहान ने जिया चौहान का हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, चूंकि तुम अब मेरी महिला हो, इस दुनिया में किसी को भी तुम्हें छूने का अधिकार नहीं है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करने को तैयार हो? जिया चौहान की आंखें विहान को घूर रही थीं। कुछ सेकंड के बाद उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं तैयार हूं। ठीक है, अगले 2 दिनों के लिए विला में रहो, बाकी को मुझे सौंप दो। ठीक है। जिया चौहान ने कुछ नहीं कहा। एक बार वह किसी पर विश्वास करना चाहती थी कि वह उसे इस स्थिति से बचाए। अगर कोई था जिस पर वह विश्वास कर सकती थी, तो वह विहान था।
आखिरकार जब से वह रिवर सिटी में फिर से उभरा, उसने चमत्कार करना कभी बंद नहीं किया। विहान खड़ा हुआ और सीधे दूसरी मंजिल के बालकनी पर चला गया। उसने पहला कॉल रक्षित को किया। विला की 24/7 सुरक्षा करो। हाँ मास्टर। विहान ने फिर दूसरा कॉल किया। सोलंक, ये परिवार वापस आ रहा है। रंजीत मल्होत्रा, तुम और डार्क हॉल कितने मजबूत हो। हमारे पक्ष में कोई चिंता नहीं है हॉल मास्टर। ठीक है। विहान तीसरा कॉल करना चाहता था, लेकिन लंबे समय तक सोचने के बाद उसने हार मान ली। इस अंतिम फोन नंबर का उपयोग अभी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वह नहीं जानता था कि बूढ़ा आदमी जिस व्यक्ति की बात कर रहा था वह अभी भी जीवित था या नहीं। हालांकि जब वह कुनलुन पर्वतों से निकला था तो बूढ़े आदमी ने उससे केवल कहा था, जब तुम बाहर हो याद रखो कि तुम मेरे शिष्य हो। किसी को भी तुम्हें छूने का अधिकार नहीं है। अगर वे आंखें मिच नहीं रखते और तुम उनसे निपट नहीं सकते तो इस नंबर पर कॉल करो। वह तुम्हारी मदद करेगा सब कुछ सुलझाने में। अगर कॉल नहीं जाता तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मर चुका है और तुम्हारा उसके साथ कोई भाग्य नहीं है। याद रखो, यह कॉल केवल एक बार किया जा सकता है। जब तक यह जीवन और मृत्यु का मामला न हो, इसका उपयोग न करो। विहान ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथ में काला पत्थर पकड़कर। संसार कब्रिस्तान उसके सामने दिखाई दिया और तीसरा कब्र पत्थर उज्जवल और उज्जवल चमक रहा था। हालांकि यह अभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां इसे पूरी तरह से सक्रिय किया जा सके। ड्रैगन स्लेयर तलवार विहान के हाथ में दिखाई दी। आकाश को देखते हुए उसकी ठंडी हत्या की मंशा बह गई। जैसा कि उसने उदासीनता से कहा, कुनलुन पर्वतों से एक विशेष जय। मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जियांगनान प्रांत का हवाई अड्डा। एक निजी जेट धीरे धीरे उतरा और लैंड किया। इस समय हवाई अड्डा काफी भीड़ भाड़ वाला था, जो असामान्य था। इसके अलावा यहां की भीड़ में से अधिकांश मजबूत मार्शल आभाएं उत्सर्जित कर रहे थे। इन लोगों को लंबे समय से खबर मिली थी कि सोलंकी परिवार लौट रहा है, और यह भी पता था कि सोलंकी परिवार इस बार कुनलुन पर्वतों से एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ को सफलतापूर्वक वापस लाया है। एपिसोड 267। इस बार सोलंकी परिवार की वापसी निश्चित रूप से जियांगनान प्रांत की स्थिति और परिदृश्य को बदल देगी। इसीलिए वे अपने रुख को दिखाने के प्रयास में यहां दौड़ पड़े। यह समय था पक्ष चुनने और अपना दांव लगाने का। जब सभी उत्सुकता से देख रहे थे, विमान पूरी तरह से रुक गया, और जब केबिन का दरवाजा खुला तो एक लंबे रोब में पहने हुए एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। बूढ़े आदमी का शरीर काफी दुबला लग रहा था, लेकिन उसके हर कदम के साथ एक शक्तिशाली आभा उभर रही थी। बूढ़े आदमी के विमान से बाहर निकलने के बाद दीपानकर सोलंकी और तरुण सोलंकी सम्मानपूर्वक उसके पीछे चल रहे थे। सबकी सांसें तेज हो गईं। वे बूढ़े आदमी को अपमानित करने से डर रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह बूढ़ा आदमी वह शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था जिसे पूरा सोलंकी परिवार सहायता के लिए हजारों मील की यात्रा करके लाया था। कोई भी जो उस स्तर के सम्मान और प्रयास का हकदार हो, निश्चित रूप से भयानक रूप से मजबूत होगा। बूढ़े आदमी ने इकट्ठा हुए भीड़ पर एक नजर डाली और तरुण सोलंकी से कहा, शिष्य, ऐसा लगता है कि तुम्हारा सोलंकी परिवार जियांगनान प्रांत में काफी प्रसिद्ध है। इतने सारे लोग तुम्हारा स्वागत करने आए हैं। तरुण सोलंकी मुस्कुराया और जल्दी से कहा, गुरु, आपने शायद गलत समझा है। मेरे सोलंकी परिवार में इतना प्रभाव नहीं है। ये सभी लोग आपकी महिमा में स्नान करने के लिए यहां हैं। मेरी महिमा में स्नान? बूढ़ा आदमी थोड़ा आश्चर्यचकित था। जियांगनान प्रांत के लोग मुझे कैसे जानेंगे? गुरु, आपको बाद में पता चल जाएगा, तरुण सोलंकी ने रहस्यमय ढंग से कहा। ओह ठीक है गुरु, मुझे बताया गया है कि हाल ही में जियांगनान प्रांत में हंटर नामक एक व्यक्ति उभरा है, जिसने जियांगनान प्रांत में 2 मार्शल आर्ट्स परिवारों को मिटा दिया है। उसके तरीके अत्यंत निर्दयी हैं, जिसके कारण जियांगनान प्रांत में लोग घबरा रहे हैं। ऐसा कुछ है? बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें उठाईं। यह हंटर व्यक्ति पूरे परिवारों को मिटाने के लिए इतना आगे क्यों जाएगा? ऐसे अहंकारी लोग सामान्यतः लंबे समय तक नहीं जीते।
तरुण सोलंकी ने सवाल को टाल दिया और जारी रखा। गुरु, अगर यह हंटर बच्चा हमारे सोलंकी परिवार पर हमला करता है तो हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ा आदमी रुक गया और ठंडे ढंग से हंसा। चिंता मत करो, मेरे यहां होने पर जो भी वह व्यक्ति हो वह तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। इस उत्तर को सुनकर तरुण सोलंकी उत्साहित था। यही वह उत्तर था जिसकी वह आशा कर रहा था। इस अवधि के दौरान उसने जियांगनान प्रांत में हुई घटनाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी खबरें सुनी थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि शुएमी पैलेस ने विहान को नहीं मारा था। मुख्य चिंता का कारण यह था कि सोलंकी परिवार की अनुपस्थिति के दौरान विहान बहुत तेजी से बढ़ गया था, इतना कि वे उसके साथ निपटने में भी आत्मविश्वास नहीं रखते थे। केवल अपने गुरु की मदद से यह मामला सुलझाया जा सकता था। एक बार जब समूह विमान से उतर गया तो मार्शल आर्ट्स परिवारों के प्रमुख दौड़कर आए और अपनी जेब से कीमती उपहार निकालकर बूढ़े आदमी को प्रस्तुत करने लगे। ग्रैंडमास्टर ने हमारे जियांगनान प्रांत को अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित किया है। यह मेरे गिल परिवार की प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है। ग्रैंडमास्टर, आपका वास्तव में असाधारण व्यक्तित्व है और मेरे चावला परिवार ने आपके महान नाम के बारे में सुना है। हम आपको एक क्लियर स्काई पिल प्रस्तुत करना चाहते हैं। ग्रैंडमास्टर, मैंने डिंग युआन रेस्तरां में एक निजी कमरा आपके और सोलंकी परिवार का स्वागत करने के लिए व्यवस्थित किया है। कृपया मुझे सम्मान दें। कीमती उपहार बूढ़े आदमी को सौंपे गए और वे सभी सोलंकी परिवार के नौकरों द्वारा प्राप्त किए गए। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, जो कि उसका समर्थन और संरक्षण प्राप्त करने के लिए था। कमजोर हमेशा ऐसे ही होते हैं। तरुण सोलंकी ने भी ऐसा ही महसूस किया, इसीलिए उसने स्पष्ट आवाज में कहा, सब लोग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सोलंकी परिवार ने पहले से ही नानकिन विला में मेरे शिक्षक के लिए एक भोज तैयार किया है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जब सभी ने सुना कि तरुण सोलंकी वास्तव में बूढ़े आदमी का शिष्य बन गया है तो उनकी आंखें सदमे और ईर्ष्या से भर गईं। ऐसा लगता है कि सोलंकी परिवार जियांगनान प्रांत का नंबर एक परिवार बनने के लिए नियत है। इस पल एक छोटी लड़की संयोग से पास से गुजर रही थी। उसके पास एक मध्यम आयु का आदमी था जो भी एक प्राचीन मार्शल कलाकार की आभा उत्सर्जित कर रहा था। मध्यम आयु का आदमी रिवर सिटी में सिंह परिवार का प्रमुख था, दिलावर सिंह। जब नंदिनी रावत सिंह परिवार पर हमला कर रही थी तो विहान ने संयोग से उसकी जान बचाई थी। कल रात छोटी लड़की ने दिलावर सिंह के शरीर पर विहान की आभा के निशान खोजे थे, इसलिए वह सीधे उसके पास गई और उसे विहान से मिलने के लिए ले जाने के लिए कहा। दिलावर सिंह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बार जब उसने अपनी ताकत का खुलासा किया तो उसे लगा जैसे उसका विश्व दृष्टि टूट गया हो। क्या छोटी लड़कियां इतनी मजबूत होनी चाहिए? रिवर सिटी को क्या हुआ था? इतने सारे राक्षसी प्रतिभाशाली अचानक क्यों उभरे थे? दिलावर सिंह जानता था कि सोलंकी परिवार के लोग सभी जियांगनान प्रांत में शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ माने जाते हैं और उसे डर था कि उसके पीछे की छोटी लड़की मुसीबत पैदा करेगी। इसलिए उसने छोटी लड़की को दूसरी दिशा में ले लिया। अप्रत्याशित रूप से छोटी लड़की ने उसका पीछा नहीं किया और इसके बजाय बूढ़े आदमी को रुचि से घूर रही थी, बुदबुदाते हुए, मैंने आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो लड़ सकता है। साथ खेलना चाहती हूं। दिलावर सिंह का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, लिटिल प्रिंसेस, मैं आपसे विनती करता हूं, मुसीबत मत पैदा करो, अन्यथा हम जल्द ही मिस्टर विहान को नहीं देख पाएंगे। छोटी लड़की ने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार अपनी लड़ने की इच्छा को दबा लिया। भूल जाओ, विहान को ढूंढना अधिक महत्वपूर्ण है। रास्ता दिखाओ। अगर मैं आज उससे नहीं मिलती तो तुम्हें मुझसे पिटाई मिलेगी। दिलावर सिंह अवाक था। विला में विहान सोफे पर क्रॉस लेग्ड बैठा था और साधना कर रहा था, जबकि जिया चौहान एक पत्रिका पढ़ रही थी। जिया चौहान कई बार बाहर जाना चाहती थी, लेकिन विहान ने हर बार उसे मना कर दिया। अभी साधना के अलावा विहान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जिया चौहान की रक्षा करना था। उसे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी,
क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया चौहान के माथे पर की दुर्भाग्यपूर्ण आभा मोटी और मोटी हो रही थी। चीजें अशुभ लग रही थीं। हालांकि उसने सोलंकी परिवार को ढूंढने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसका मानना था कि वे जल्द ही उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। अब उसे जो करना था वह था साधना करना और आगे बढ़ना। शायद ऐसा करके वह तीसरे कब्र पत्थर को पूरी तरह से सक्रिय कर सकेगा। यह उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। इस समय एकमात्र चर कुनलुन पर्वतों से सोलंकी परिवार द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ था। अगर दूसरे पक्ष की ताकत उसकी बराबरी पर होती तो कोई चिंता नहीं होती। हालांकि अगर इस विशेषज्ञ की ताकत उससे कहीं अधिक होती तो यह एक कठिन लड़ाई होती। डिंग। उसके फोन ने एक संदेश के साथ वाइब्रेट किया जो पढ़ा, मिस्टर विहान, सोलंकी परिवार विमान से उतर चुका है। फिर जिया चौहान का सेल फोन बज उठा। जब उसने फोन पर कॉलर आईडी देखी तो उसका भाव थोड़ा बदल गया। जैसे ही वह हाथ बढ़ाकर फोन का जवाब देने वाली थी, एक रहस्यमय शक्ति ने फोन को विहान के हाथ में खींच लिया। विहान ने नाम पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए जवाब बटन दबाया। जिया चौहान, तुम्हें उस समय के हमारे समझौते के बारे में स्पष्ट रूप से याद होगा, है ना? मैं लौट आया हूं, जिसका मतलब है कि हमारी सगाई को पूरा करने का समय आ गया है। एक शैतानी आवाज ने कहा। मुझे लगता है इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, विहान ने उसे बाधित कर दिया। तरुण सोलंकी, यह तुम्हें निराश कर सकता है, लेकिन जिया अब मेरी महिला है। जब लाइन के दूसरे छोर पर व्यक्ति ने इस आवाज को सुना तो वह स्तब्ध रह गया। फिर गुस्से की एक लहर उभरी जब उसने दहाड़ते हुए कहा, विहान! वाह! दूसरी ओर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। इससे पहले कि कॉल समाप्त हो गई, विहान की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। लड़ाई पहले से ही शुरू हो चुकी थी। एपिसोड 268 एक पहाड़ी सड़क पर एक बेंटले नानकिन विला की ओर चली। कार के अंदर जब तरुण सोलंकी ने विहान के शब्द सुने तो उसने तुरंत अपना फोन तोड़ दिया। गुस्से की लहर उसके सिर पर चढ़ गई। जिया चौहान उसकी औरत थी। उस बच्चे को उसे छूने का क्या हक था? धिक्कार है। यह सोचकर कि उसकी मंगेतर को कोई और ले गया, वह पूरी तरह से गुस्से और अपमान से भर गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। जिया चौहान, तुम नीच औरत! मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या तुम सोचती हो कि इस तरह अपने भाग्य से बच सकती हो? सपने में भी नहीं। कोई भी मेरे खिलाफ नहीं टिक सकता। अब मैं न सिर्फ तुम्हें वापस लाऊंगा, बल्कि जांगनान प्रांत के सभी लोगों के सामने तुम्हारा अपमान भी करूंगा। तरुण सोलंकी गुस्से से जल रहा था। बूढ़े आदमी ने कुछ भांप लिया और पूछा, शिष्य, तुम इतने नाराज क्यों हो? अगर तुम मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तरुण सोलंकी ने सोचा और सिर हिलाया। कोई बड़ी बात नहीं गुरु, मैंने सुना कि हंटर बहुत घमंडी है, जिससे मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। जाहिर है वह इस बात को खुलकर नहीं कह सकता था, वरना उसकी अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अगर उसके गुरु को पता चलता तो वह निश्चित रूप से सोलंकी परिवार को नीचा देखता। कैसा परिवार जो अपनी औरत की भी हिफाजत न कर सके? बूढ़े ने तरुण सोलंकी को गहरी नजर से देखा। फिक्र मत करो शिष्य, अगर वह हंटर लड़का सोलंकी परिवार के घर में घुसने की हिम्मत करता है तो मैं खुद उससे निपटूंगा। बोलते ही उसे कुछ याद आया और उसने तरुण सोलंकी से कहा, शिष्य, जब मैं कुनलुन पर्वतों पर था तो सुना था कि वापस आने पर तुम सबसे पहले शादी करना चाहते हो। उस लड़की को मेरे पास कब लाओगे ताकि मैं तुम्हारे विवाह की भविष्यवाणी कर सकूं? यह सुनकर तरुण सोलंकी का चेहरा थोड़ा सिकुड़ा, लेकिन उसने कहा, हां गुरु, नानकिन विला पहुंचते ही मैं किसी को उसे बुलाने भेजूंगा। ठीक है। बूढ़ा फिर चुप हो गया। उसने आंखें बंद कीं और उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उठने लगीं, जैसे वह साधना कर रहा हो। आधे घंटे बाद नानकिन विला के एक कमरे में तरुण सोलंकी ने चुपके से सोलंकी परिवार के 6 विशेषज्ञों को बुलाया। ये 6 विशेषज्ञ परिवार के 10 सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। तरुण सोलंकी की नजर ठंडी थी जब उसने हुक्म दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिया चौहान उस लड़के के विला में होगी। तुम 6 जाओ और जांच करो। अगर वह लड़का वहां नहीं है तो जिया चौहान को यहां ले आओ। अगर वे वहां है तो उसकी ताकत आजमाने का मौका लो।
उसके बारे में जो अफवाहें हैं वे सच नहीं भी हो सकती। हाँ, युवा मास्टर सोलंकी। मिंकुई विला टोपी और धूप का चश्मा पहने रक्षित विला के बाहर एक मंडप में बैठा था। यह इलाका आसपास के विलाओं के लिए साझा सार्वजनिक जगह थी। यह विहान के विला से बस कुछ दर्जन मीटर दूर था और वह सब कुछ देख सकता था। वह 6 घंटे से बाहर बैठा था, पहाड़ की तरह अडिग। कौन सोच सकता था कि पर्ल राष्ट्र का नंबर एक विशेषज्ञ यहां पहरे पर होगा। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसका रक्तसार पूरी तरह विहान के कब्जे में था। ऊपर से विहान के पीछे वह खौफनाक विशेषज्ञ विदुरदेव भी था। एक तरह से शायद विहान के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं थी। अचानक रक्षित को कुछ दिखा। उसकी आंखें सिकुड़ी और उसकी ठंडी हत्या की मंशा बाहर निकली। उसके नजर में 6 लोग विहान के विला की ओर तेजी से आ रहे थे और उनकी आभा से लगता था कि वे सब विशेषज्ञ थे। रक्षित ने देर नहीं की और बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। सोलंकी परिवार के 6 विशेषज्ञ हैरान रह गए। यह शख्स कौन था और उनके रास्ते में क्यों खड़ा था? चूंकि हुआशिया के मार्शल आर्ट्स विभाग ने सारी जानकारी बंद कर दी थी, इसीलिए सोलंकी परिवार को उस दिन मार्शल आर्ट्स मैदान में हुए वाकये का कोई अंदाजा नहीं था। रक्षित ने सामने खड़े 6 लोगों को ठंडी नजर से घूरा और सपाट लहजे में बोला, मेरे पास बस एक बात है। उस विला के पास कोई नहीं जा सकता। जो इस नियम को तोड़ेगा मारा जाएगा। लगता है तुम उस छोटे हरामी के कुत्ते हो। उस हरामी ने युवा मास्टर सोलंकी को गुस्सा दिलाया। इसका सिर्फ एक नतीजा है, मौत। यह सुनते ही रक्षित के हाथ में एक तेज खंजर उभरा, जो चांदनी में खतरनाक ढंग से चमक रहा था। 6 लोगों ने फौरन महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अब रुके नहीं। हमला करो! 1 सेकंड बाद रक्षित आगे बढ़ा और समूह में घुस गया। वह तूफान की तरह था, जो अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर देता था। पलक झपकते ही सोलंकी परिवार के विशेषज्ञ या तो मर चुके थे या घायल थे। वे उसके सामने टिक ही नहीं सके। ऐसा विशेषज्ञ उस हरामी की हिफाजत क्यों कर रहा था? ऐसा शख्स तो हर मार्शल आर्ट्स परिवार, यहां तक कि सोलंकी परिवार में भी राजा की तरह माना जाता। तभी विला का दरवाजा खुला। विहान ने जमीन पर पड़े हमलावरों को देखा। उसकी नजर ठंडी थी जब वह एक के पास गया और ताने मारते हुए बोला, तरुण सोलंकी ने तुम्हें भेजा ना? वह शख्स अपने मुंह को कसकर बंद किए रहा और कुछ नहीं बोला, लेकिन रक्षित ने उसकी उंगली पर पैर रख दिया और तेज दर्द से वह चीखने को हुआ। फिर उसने दूसरी उंगली दबाई और कहा, मेरे मालिक के सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें मरने की हालत में ला दूंगा। धमकी काम कर गई और वह शख्स सिर हिलाने लगा। हाँ हाँ हाँ, युवा मास्टर सोलंकी ने हमें मिस जिया को वापस लाने को कहा। हम सिर्फ हुक्म बजा रहे थे। मेरी जान बख्श दो। विहान ने बाकियों को देखा और रक्षित से कहा, इस आदमी को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दो। हाँ मालिक। एपिसोड 269। जब रक्षित बचे हुए लोगों की ओर चल रहा था, विहान नीचे बैठ गया और एक गोली निकाली। उसने सोलंकी परिवार के विशेषज्ञ से कहा, इस गोली को लो और मेरी बात तरुण सोलंकी तक पहुंचाओ। आदमी ने विहान द्वारा दी गई गोली को देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसके पास अभी कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, विहान के हाथ से गोली निकली और उसके मुंह में चली गई। जैसे ही दवा ने असर किया, उसे लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। फिर विहान ने ठंडे स्वर में कहा, तरुण सोलंकी को कहो कि वह अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटों का आनंद ले। जल्द ही मैं व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आऊंगा और उसकी जान लूंगा। बोलते ही विहान ने उस आदमी को विला के परिसर से बाहर फेंक दिया। आदमी जमीन पर गिरा और धीरे धीरे अपने घायल शरीर को हिलाते हुए भाग गया। विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कुछ देर बाहर रहा। जैसे ही वह विला में लौटने वाला था, उसने पीछे से एक आवाज सुनी। 2 आकृतियां ने उसकी ओर चल रही थीं। विहान, मुझे लगता है कि तुम्हें अब श्वेमी पैलेस की जरूरत है। विहान रुक गया। बिना मुड़े वह जानता था कि वे कौन थे, राधिका और जयेश राज। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, विहान ने संक्षिप्त उत्तर दिया। जयेश राज मुस्कुराया और बोला,
तुम्हें पता होना चाहिए कि सोलंकी परिवार ने कुनलुन पर्वतों से उस विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त कर ली है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति से तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सोलंकी परिवार की संयुक्त शक्ति का तो सवाल ही नहीं। तुम अकेले उनका सामना कैसे कर सकते हो? बस तुम शुएमी पैलेस के हत्यारे बनने के लिए सहमत हो जाओ और मैं निश्चित रूप से शुएमी पैलेस के मुख्यालय से विशेषज्ञों को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। जयेश राज के विचार में यह निस्संदेह हस्तक्षेप करने का सबसे अच्छा अवसर था और संभावना नहीं थी कि उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। जयेश राज ने देखा कि विहान चुप रहा और जारी रखा। भले ही तुम अपने लिए नहीं सोचो, तुम्हें जिया चौहान के लिए सोचना होगा। तुम्हें एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। शुएमी पैलेस तुम्हारी सब कुछ मिटाने में मदद कर सकता है। हमारा प्रस्ताव बहुत उदार है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुम्हें इसे ध्यान से विचार करना चाहिए। जयेश राज ने सोचा कि विहान समझौता करेगा, लेकिन आश्चर्य की बात है, विहान मुड़कर चला गया। रक्षित, अगर ये दो लोग नहीं जाते तो उनके साथ भी वहीं करो। जयेश राज और राधिका का चेहरा बदल गया। विहान ने अपनी मुश्किल स्थिति के बावजूद प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों? जैसे ही जयेश राज आगे बढ़कर स्पष्टीकरण मांगने वाला था, एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। यह रक्षित था। भले ही वह धूप का चश्मा पहने हुए था, उसकी मजबूत हत्या की मंशा ने वास्तव में जयेश राज को डरा दिया। विहान के पास इस स्तर का एक विशेषज्ञ था। वे कुछ मिनट देर से आए थे और पहले की घटना को नहीं देखा था, लेकिन उसकी आभा की ताकत से संकेत न लेना मूर्खता होती। अगर तुम अब नहीं जाते तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत दो। जयेश राज और राधिका ने एक दूसरे को देखा और फिर मुड़कर चले गए। कुछ समय बाद नानकिन विला में किसी ने तरुण सोलंकी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, अंदर आओ। क्षण भर बाद एक आकृति लड़खड़ाती हुई अंदर आई। युवा मास्टर। तरुण सोल खड़ा हो गया। जब उसने अपने सामने के आदमी को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। कुछ हुआ था। उसने आदमी की चोटों को नजरअंदाज किया और उसकी गर्दन पकड़ ली। बोलो, क्या हुआ? क्या तुम अकेले वापस आए? बाकी कहां हैं? आदमी का चेहरा पीला था, लेकिन वह जवाब देने में कामयाब रहा। उस आदमी के पास एक विशेषज्ञ था। बाकी सब मारे गए, लेकिन उसने मुझे वापस आने और आपको एक संदेश लाने के लिए कहा। बैंग! तरुण सोलंकी ने आदमी को फर्श पर फेंक दिया। उसने क्या कहा? आदमी कुछ सेकंड के लिए झिनका, लेकिन अंत में उसने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उसने कहा कि आप अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटों का आनंद लें। जल्द ही वह व्यक्तिगत रूप से आपकी जान लेने आएगा। यह कहते ही आदमी को लगा जैसे उसके शरीर के अंदर से एक जलन उभर रही है और उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह फूलने लगा। तरुण सोलंकी का चेहरा बदल गया और उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी अचानक फट गया और खून का फव्वारा कमरे को लाल कर गया। विस्फोट की ताकत ने तरुण सोलंकी को भी पीछे की ओर लड़खड़ा दिया और वह खून से लथपथ हो गया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया जब उसने दांत पीसते हुए कहा, विहान, आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। कुछ समय बाद तरुण सोलंकी अंततः शांत हुआ और एक कॉल किया। उस बैच का माता पिता को नानकिन विला लाओ। मैं जानना चाहता हूं कि वह कुतिया किसे चुनेगी, अपने माता पिता को या इस हरामी को। आधे घंटे बाद मिंगकुई विला में जिया चौहान विला में इधर उधर घूम रही थी। किसी कारण से बेचैन महसूस कर रही थी। विहान ने समय देखा और रंजीत मल्होत्रा को एक संदेश भेजा। तैयारी कैसी है? जल्द ही उसे रंजीत मल्होत्रा से खबर मिली कि वह नानकिन विला के बाहरी इलाके में पहुंच गया है। अच्छा। विहान खड़ा हुआ और जिया चौहान के पास चला गया। उसने मौका पाकर जिया चौहान की कमर को गले लगा लिया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, रक्षित तुम्हारी रक्षा करेगा। बेशक जिया चौहान जानती थी कि विहान क्या करना चाहता है। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी उसकी मां का था। मां, क्या हुआ? अप्रत्याशित रूप से उसने अपनी मां की आवाज नहीं सुनी, बल्कि एक शैतानी पुरुष की आवाज सुनी। जिया चौहान,
अगर तुम 1 घंटे में नानकिन विला नहीं पहुंचती तो मैं कसम खाता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे माता पिता के सिर काटकर तुम्हें उपहार के रूप में भेजूंगा। हा 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 हा। जिया चौहान का चेहरा गुस्से से भर गया जब उसने चिल्लाया, तरुण सोलंकी, तुम नीच और बेशर्म बदमाश। तरुण सोलंकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने जारी रखा, नीच? मुझे डर है कि तुमने नहीं देखा कि मैं कितना नीच हो सकता हूं। और हां, उस बच्चे विहान को बता दो कि मेरे गुरु आज रात एक स्वागत भोज दे रहे हैं। अगर उसमें हिम्मत है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हा 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 हा। इसके बाद कॉल समाप्त हो गया। जिया चौहान की आंखों में झिझक की एक झलक दिखी जब उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अभी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके माता पिता का भाग्य उसके हाथों में था। उसने अपना मन बना लिया। उसने विहान को देखा और दृढ़ता से कहा, विहान, क्या तुम मुझे नानकिन विला ले जा सकते हो? मुझे डर है कि मेरे माता पिता। हालांकि उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही उसकी इच्छा के खिलाफ चीजें करने के लिए मजबूर किया था, वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके माता पिता वास्तव में उससे प्यार करते हैं। उनके निर्णय उनके परिवार की परिस्थितियों के कारण लिए गए थे। वह नहीं चाहती थी कि वे अपने भाग्य का सामना करते हुए निष्क्रिय बैठी रहे। आखिरकार वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी। एपिसोड 270। विहान ने स्वाभाविक रूप से पूरी बातचीत सुन ली थी और सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम मेरे साथ नानकिन विला चल सकती हो। इस लड़ाई से बचने का कोई फायदा नहीं था। उसे बस उसकी सुरक्षा करनी थी। जियांगनान प्रांत, हुआजेंग होटल का सबसे ऊपरी मंजिल का प्रेसिडेंशियल सूट। अनमोल देशमुख एक खिड़की के सामने खड़ा था जो जियांगनान प्रांत को निहार रही थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब वह अपने पीछे घुटनों पर बैठे एक आदमी की बातें सुन रहा था जो उसे जियांगनान प्रांत की स्थिति के बारे में बता रहा था। अनमोल देशमुख मुड़ा और शांति से बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि वह हरामी खत्म हो गया? जमीन पर घुटनों पर बैठे आदमी ने सिर हिलाया। मिस्टर देशमुख, सोलंकी परिवार शायद उसके लिए खतरा ना हो, लेकिन कुनलुन पर्वतों का विशेषज्ञ पूरी तरह अलग मामला है। मैं पहले हवाई अड्डे पर गया था और उसके शरीर से निकलती ऊर्जा को महसूस कर सका। वह बेहद ताकतवर है। भले ही विहान के पास रक्षित हो, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। अनमोल देशमुख के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मुझे याद है कि तुमने कुछ दिन पहले भी ऐसा ही कुछ कहा था। फिर भी वह हरामी आज तक जिंदा और ठीक नहीं है। आदमी चौंक गया। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिखी, लेकिन उसने जवाब दिया, पहले की बार इसलिए हुई क्योंकि मुझे उस हरामी के संसाधनों और तरकीबों की पूरी समझ नहीं थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उसके पास कोई चाल नहीं बची। वैसे भी मुझे खबर मिल चुकी है कि वह मिंग कुई विला छोड़कर नानकिन विला की ओर जा रहा है। अनमोल देशमुख ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। उसके हाथों में 2 आत्मा पत्थर थे। जैसे ही आत्मा पत्थर घूमे, होटल का कमरा आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। काफी देर बाद उसने कहा, तुम भी वहां जाओ। अगर वह हरामी नानकिन विला में मर जाता है तो ये उसका भाग्य है, लेकिन अगर वह किसी तरह बच जाता है तो उसे मेरे पास लाओ। मैं जानना चाहता हूं कि यह साधारण जड़ों वाला बेकार लड़का आज यहां तक कैसे पहुंचा। हाँ मिस्टर देशमुख। उस वक्त नानकिन विला मेहमानों से खचाखच भरा था, जो लगभग सभी उस बूढ़े आदमी की चापलूसी करने और उसे प्रभावित करने आए थे। अगर विहान आता है तो उसकी जीत की कितनी संभावना है? विहान की मौजूदा ताकत से मुझे नहीं लगता कि सोलंकी परिवार उसका मुकाबला कर पाएगा, लेकिन वह कुनलुन पर्वतों का विशेषज्ञ, वह शायद उसे हरा देगा। सच में मैंने उस बूढ़े की मौजूदगी से भयंकर खतरा महसूस किया, परितोष कुमार या विहान से कहीं ज्यादा। ऐसा मत कहो सब लोग। मुझे नहीं लगता कि विहान यहां आएगा भी। शायद वह लड़का पहले ही जियांगनान प्रांत छोड़ चुका है। कई लोग स्थिति के बारे में फुसफुसाहट में बात कर रहे थे। पास ही एक मध्यम आयु का आदमी और एक युवा लड़की एक मेज पर बैठे थे। वे थे जयेश राज और राधिका। कभी किसी को अपनी असली पहचान न दिखाने के कारण वे साधारण भेष में भी यहां पहचाने नहीं गए। राधिका ने जयेश राज की ओर देखा और धीरे से कहा, पापा, आप मुझे यहां क्यों लाए? मेरा आज एक मिशन बाकी है। जयेश राज ने उस बूढ़े आदमी और तरुण सोलंकी को देखा
जो थोड़ी दूरी पर बैठे थे, और ठंडे स्वर में बोला, यह अभी शुएमी पैलेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विहान ने हमें ठुकरा दिया, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि यह लड़का आज नानकिन विला से जिंदा कैसे निकलेगा। राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, पापा, मैं अभी भी विहान की एक मदद के लिए कर्जदार हूं। उसने एक बार मुझे बचाया था। अगर वह सचमुच खतरे में है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? जयेश राज ने सिर हिलाया। अगर मैं चाहूं भी तो कोई फायदा नहीं। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। उस बूढ़े की ताकत उसे ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 20 में जगह दिला सकती है, शायद उससे भी ऊपर। मैं उससे जो खतरा महसूस करता हूं वह बहुत ज्यादा है। और तो और, मुझे हवा में खून की हल्की सी गंध पहले से ही आ रही है। मुझे लगता है कि यहां जल्द ही कुछ होने वाला है। तभी भीड़ में हलचल मच गई, जिसने जयेश राज और राधिका का ध्यान खींचा। जल्द ही उन्होंने एक कार को धीरे धीरे नानकिन विला में घुसते देखा। कोई भी उस कार को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब कार रुकी, दरवाजा खुला और एक युवक बाहर निकला। और कौन हो सकता था सिवाय विहान के। विहान ने भीड़ को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर जिया चौहान को बाहर निकलने में मदद की। उनकी मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया और चारों ओर सांसें थम गईं। वह सचमुच आ गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह जिया चौहान को भी साथ लाया था, जिसे सभी तरुण सोलंकी की मंगेतर के रूप में जानते थे। सबके सामने उसका हाथ पकड़ना, क्या यह उनके नहीं था? क्या यह सोलंकी परिवार के लिए अपमान नहीं था? पवित्र नरक! सबकी नजरें एक साथ तरुण सोलंकी की मेज की ओर मुड़ गईं। जैसा कि उम्मीद थी, तरुण सोलंकी और पास के सोलंकी परिवार के सदस्यों के चेहरे राख जैसे हो गए थे। कुछ लोग गुस्से से कांप रहे थे। अगर उनके पास वह बूढ़ा न बैठा होता तो वे शायद दौड़कर हमला कर देते। बूढ़े ने तनाव को भांप लिया। उसने विहान और जिया चौहान को देखा, फिर तरुण सोलंकी की ओर मुड़ा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह वही लड़का है जिसे तुम हंटर कहते हो ना? किसी कारण से बूढ़े को विहान से थोड़ा परिचित सा एहसास हुआ। गुरु, वह सचमुच विहान है। तरुण सोलंकी ने सिर हिलाकर पुष्टि की। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया। फिर बोला, लगता है यह लड़का सोलंकी परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करने आया है। लेकिन अगर उसका इरादा यही है तो एक ऐसी महिला को साथ क्यों लाया जो मार्शल कलाकार नहीं है? क्या यह खुद को कमजोर करना नहीं है? तरुण सोलंकी चुप रहा। उसकी नजर उन दोनों पर टिकी थी जिनके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। उसका गुस्सा उफान पर था। किसने सोचा था कि यह लड़का इतना दुस्साहसी होगा? क्या वह सचमुच सोलंकी परिवार को कमजोर समझता था? उसी पल दीपांकर सोलंकी बोला, वरिष्ठ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन वह लड़की तरुण की मंगेतर है। रिश्ते को दुनिया के सामने जाहिर करना ना